मुमताज साहब देखिए अभी खतरा टला नहीं है। ये हमने आपसे कल भी कहा था कि सीज फायर का ऐलान तो हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हमको उम्मीद नहीं थी कि क्विकली ये हो गया। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा प्रेशर है कि अभी जहां तक बात है कि सीज फायर हो गया तो बहुत ज्यादा खुशी है। वहां लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। बच्चे बूढ़े जवान सब खुश हैं। और इस खुशी की रीजन ये है कि वो बिना डर के खुले आसमान में जीना चाहते हैं। लेकिन मुमताज साहब, अभी भी उत्तर गाजा पे इसराइल का कंट्रोल है। वहां से इनकी फोर्स हट नहीं रही है। वहां पर उन्होंने लोगों को आने के लिए मना कर दिया है। और सुबह से 5-6 बिल्डिंगों में ब्लास्ट हुए हैं। अभी कैजुअलिटीज कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई कोई कैजुअलिटी हुई है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई आज कि आज कोई कैजुअलिटी हुई है। लेकिन ये चीज सामने आई है कि उन्होंने कई धमाके किए हैं उत्तर गाजा में। और ऐलान भी किया है आपके आईडीएफ ने कि इधर कोई नहीं आएगा। पूरी दुनिया में उन्होंने अपना भ्रम, अपना प्रोपेगेंडा फैलाया है कि हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। और कुछ हद तक होगी भी। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल डफर है, नहीं होंगे। हो भी सकते हैं, वो होंगे भी। तो अब वहां वो पहुंच जाएंगे, पहुंच करके नेतन्याहू की विक्ट्री का ऐलान करेंगे। और आज वैसे बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए भी और गज़ा वालों के लिए भी, तमाम दुनिया के लोगों के लिए, जिनका एक भी आंसू जिनका गिरा फ़लस्तीन के लोगों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए, जो दुआओं में हाथ उठे, जो जिस तरह से भी दिलों में दर्द रहा। और हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मुस्लिम लोगों ने ही मतलब इनका भला चाहा। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, यूरोपियन लोग और जो भी मतलब लिबरल लोग थे, वो यही चाहते थे, इंसानियत पसंद लोग, कि ये जो गज़ा में जो हाल है बुरा यहाँ के लोगों का, उसमें जंगबंदी ज़रूर होना चाहिए। मैं सबसे पहले राशिद रिजवी साहब यही कि जंगबंदी हो गई, ऐसी चर्चा है, लेकिन फुलपेज जो है वो शुरू है इजराइल की तरफ से। वो हरकत से बाज नहीं आ रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि कैदियों की रिहाई के बाद वो बिल्कुल खामोश बैठ जाएगा। क्या लग रहा है, क्या इंटरनेशनल ताकतें जो अभी तक नहीं रोक पाई, क्या आपको लग रहा है मिस्र, कतर और ये तुर्की ये जो है वो इजराइल को रोक पाएंगे? क्योंकि इन्होंने वादा किया है और इन्हीं के सामने ये सीज फायर हुआ है। अमेरिकी इसमें डोनाल्ड ट्रंप कितना रोक पाएंगे? क्या क्या लग रहा है आपको कि क्या खतरा टल गया या ये माना जाए कि नहीं खतरा है? हालांकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गाजा में अब इंटर कर गई। राशिद रिजवी साहब। मुमताज साहब देखिए अभी खतरा टला नहीं है। ये हमने आपसे कल भी कहा था कि सीज फायर का ऐलान तो हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हमको उम्मीद नहीं थी कि क्विकली ये हो गया। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा प्रेशर है। और कल हमने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की पार्टियां जो हैं वो यहूदी लिंकों से अपने आप को, यहूदी लॉबी से अपने आप को थोड़ा दूर कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में उनकी इमेज खराब हो रही है। तो अपने ही अपने अपने ही मुल्क में उलझे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो आप अमेरिका के हालात देख रहे हैं, अमेरिका में क्या हालात चल रहे हैं। तो पहले तो वो यहाँ से अपने आप को निकालना चाहते हैं और किसी भी तरीके का फाइनेंशियल या आर्म्स के थ्रू कोई सपोर्ट नहीं करना चाहते वो इजराइल का, क्योंकि अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि उनके खिलाफ और ज्यादा दुनिया मुत्तहिद हो जाए। वो अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब यूएन में आकर के ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने और आपका कंबोडिया वगैरह जैसी कंट्रीज ने आकर के अलाउंस किया गाजा के फेवर में, फिलिस्तीन के फेवर में। तो उस वक्त खाली दो ही मुल्क एक तरफ नजर आ रहे थे खुल के, एक इजराइल, एक अमेरिका। और जब इटली में एहतजाज हुआ तो इटली की मेलोनी ने कह दिया कि क्या मैं खाली कागज पे बने हुए किसी मुल्क को कैसे मान्यता दे सकती हूँ। तो उसके अगेंस्ट उनके देश में और ज्यादा
हंगामा हुआ, तो फिर वो आई आकर के उन्होंने अपनी बातें फिर रखी और शर्तें रखी कि हाँ, हम दे सकते हैं, पहले सब हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, तो हम भी देंगे। तब उन्होंने ये बातें रखी, अपने मसले को हल करने की कोशिश की। अभी जहाँ तक बात है कि सीज़ फायर हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। वहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है, बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुश हैं और इस खुशी की रीज़न ये है कि वो बिना डर के खुले आसमान में जीना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है। वहाँ पर सुबह के 3 साढ़े 3 बजे थे, जब ये हुआ कि समझौता हो गया है, तो वहाँ के लोकल जो प्रेस के लोग थे, वो क्या किए, लाइट तो थी नहीं वहाँ पर, मोबाइल की लाइट जला करके, नेट चल नहीं रहा था, डोर टू डोर दरवाजे को पीट रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर हो गया, आप लोग आराम से सुकून से घर से बाहर निकल सकते हैं। गाज़ा वालों के साथ दिक्कत ये हो गई थी कि घर के बाहर भी खतरा था, घर के अंदर भी खतरा था। किसी घर पे, किसी बिल्डिंग में कौन-सा मिसाइल आके गिर जाए, कौन-सा फाइटर प्लेन उसे मिसाइल मार दे और बिल्डिंग धराशायी हो जाए। तो एक चीज़ तो उन लोग को ये लगा कि इस चीज़ से हम कम से कम अब निजात पा गए हैं। लेकिन मुमताज़ साहब, अभी भी उत्तर गाज़ा पे इज़राइल का कंट्रोल है। वहाँ से इनकी फ़ोर्स हट नहीं रही है। वहाँ पर उन्होंने लोगों को आने के लिए मना कर दिया है और सुबह से 5-6 बिल्डिंगों में ब्लास्ट हुए हैं। अभी कैजुअल्टीज़ कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई कोई कैजुअल्टी हुई है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई आज कि आज कोई कैजुअल्टी हुई है, लेकिन ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने कई धमाके किए हैं उत्तर गाज़ा में और ऐलान भी किया है आपके आईडीएफ ने कि इधर कोई नहीं आएगा। मतलब दक्षिण गाज़ा वाले सेफ हैं, उत्तर वाले में आपको आना नहीं है। नेतन्याहू के मंत्रिमंडल में जो इनके 2 मिनिस्टर हैं, जो जिन्होंने इनको समर्थन दिया और बहुत ही कट्टर, बदज़बान टाइप के आप कह सकते हैं, बदतमीज़ जैसे मिनिस्टर्स हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो, आग भड़काने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलना उनका पेशा ही है। उनका ये कहना है कि कल कैबिनेट की बैठक में हम इस पे समर्थन नहीं देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम ऑफ़िशियल ऐलान तभी करेंगे जब हमारी कैबिनेट पास करेगी। हम अभी ऑफ़िशियल ऐलान नहीं करेंगे, हाँ, हम हमला नहीं करेंगे लेकिन ऑफ़िशियल ऐलान नहीं करेंगे। वो हम कल बैठक में करेंगे। नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट किया है डोनाल्ड ट्रम्प से कि हमारी इमेज को अगर बचाना है, तो मेरी विक्ट्री के बारे में आकर के आप हमारे सदन में बताओ लोगों को, तभी हमारी इमेज बचेगी, वरना मेरी इमेज खत्म हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हमने आपको कल कहा था कि वो फ्रांस 24 घंटे के अंदर फैसला वो फ्रांस जाने का कर सकते हैं। 24 घंटे में फैसला वो ब्रिटेन जाने के लिए कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए वो 24 घंटे में ही वो इज़राइल जाने का फैसला कर सकते हैं और उसके अलावा आप वो चाहे कनाडा हो, चाहे आपका जर्मनी हो, चाइना हो, रशिया है, मेक्सिको है, जो उनके पड़ोस में है, कोई भी कंट्री हो, वहाँ वो कम से कम 1 हफ्ते का एक होता है इनका प्रोटोकॉल। 1 हफ्ते में जाकर के इनके लोग जाकर के पूरी सिक्योरिटी चेक करते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, तब वो जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल ये कभी भी 24 घंटे के अंदर प्लान करके चले जाते हैं। अब इसमें इनका प्रोटोकॉल है या इनका अपना खुद का रिस्क है या इनकी सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, हमको इसके बारे में इतना पता नहीं है। ये इनकी अपनी मर्ज़ी होगी, इनका अपना दबाव होता होगा, नहीं वहाँ मैं सुरक्षित हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट ने सुरक्षा की गारंटी ली है। मोसाद तो वैसे भी पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए मशहूर है कि उसकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो भले ही गाज़ा में अपने लोगों को ना निकाल पाए हों, अपने लोगों को ना ढूँढ पाए हों और आखिर में हार करके ये हो गया कि ठीक है, हम जंग रोकते हैं और आप हमारे कैदियों को, बंदियों को जिनको बंदी बनाया आपने, उनको आप वापस लाइए हमारे पास। तो लेकिन मोसाद फिर भी पूरी दुनिया में उन्होंने अपना भ्रम, अपना प्रोपेगेंडा फैलाया है कि हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है और कुछ हद तक होगी भी। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल डफ़र है, नहीं होंगे, हो भी सकते हैं वो, होंगे भी। तो अब वहाँ वो पहुँच जाएँगे, पहुँच कर के नेतन्याहू की विक्ट्री का ऐलान करेंगे, लेकिन गाज़ा नहीं जाएँगे। गाज़ा के लिए पेशकश की गई है, मगर वो गाज़ा नहीं जाएँगे, क्योंकि गाज़ा के लिए उनकी ही सिक्योरिटी बना के देगी कि वहाँ पर हमास अभी डिसआर्म नहीं हुई है और हमास का डिसआर्म ना होना, मुमताज़ भाई,
हमास का डिसआर्म ना होना नेतन्याहू के लिए एक बहाना रहेगा। कोई ऐसा हमला कर देंगे, कह देंगे हमास ने किया, उसके बदले में हमने रिएक्ट किया है, और वहीं से ये फिर गाजा पर अटैक शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान का इन्होंने फ्रंट खोल के रखा हुआ है कि ईरान की तरफ से हथियार आ रहे थे, सीरिया की तरफ से हथियार आ रहे थे, लेबनान के बॉर्डर से भी अपने ऊपर अटैक करवा करके लेबनान पे ये वॉर शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आने वाले 5-7 दिन हैं, ये तय करेंगे 5-7 दिन कि ये जो समझौता हुआ है, सीज फायर हुआ है, ये आगे सेकेंड राउंड में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। क्योंकि 2024 नवंबर का भी पहले राउंड का सीज फायर हुआ था, लेकिन दूसरे राउंड तक जाते जाते नेतन्याहू ने तोड़ दिया। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि ये सेकेंड राउंड में जा पाता है कि नहीं जा पाता है। 2000 कैदी छोड़े जाएंगे, 1200 या 2000 कैदी छोड़े जाएंगे हमास के, जो इजराइल की जेल में है, जिनको उम्र कैद तक की सजा है, जिसमें से कुछ कैदियों के ऊपर ऑब्जेक्शन था इसराइल का कि नहीं, ये 7 अक्टूबर वाले हमले में थे, हमको नहीं छोड़ेंगे। इसराइल के जो मिनिस्टर लोग हैं वो कहते हैं 7 अक्टूबर वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद के जो है छोड़ देंगे। हमारे शर्त रखी है कि हमको सब चाहिए, हम आपके सब दे रहे हैं, हमको आप सब दो हमारे, ये शर्त रखी गई है। इसके ऊपर ट्रम्प के ऊपर भी दबाव बना। ट्रम्प ने कहा नहीं, आपको मानना पड़ेगा। ट्रम्प के दबाव के ऊपर वो मान तो गए हैं, लेकिन उनके सारे कैदी आ जाने के बाद क्या पैतरा अपनाएगा इसराइल, क्योंकि इसराइल की बहुत बड़ी हार रही है। मुमताज साहब, इसराइल जिसने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके रखा हुआ था कि मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और उसके यहाँ इतना बड़ा हमला हो गया, उसके 250 लोगों को बंदी बनाया। अपने 250 लोगों को निकालने के लिए उसने अपने जो उसका अनाउंसमेंट है 12 से 1500 आकलन बताया जा रहा है कि आईडीएफ के सोल्जर मारे गए 250 लोगों को निकालने के लिए। और कोई एक सोल्जर ये निकाल, कोई एक बंधक ही निकाल के नहीं ला पाए। आईडीएफ कोई एक बंधक निकाल के नहीं ला पाई। वो जितने भी बंधक गए हैं वो सौंपे गए हैं, या कुछ की डेड बॉडी सौंपी गई है। ये बंधक को नहीं ला पाएगा कि सोचिए कि आप, इन्होंने कोई टेरर को पकड़ लिया, वहां से 15-20 मिल गए और अपनी पीठ थपथपाई कि हमने देखो, हमने एक विक्ट्री पा ली, हमने इतने बंधक को निकाल लिया। तो ये खाली जेनोसाइड करते रहे, अटैक पर अटैक करते रहे। इनको लगता रहा कि हमास डर जाएगा, कोई आदमी आ जाएगा, लो भाई हमको ना मारो, बंधक दे दो। लेकिन हमास का एक ही सोच थी कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देखे। उसने पूरी दुनिया को अपने तरफ दिखाया। नेतन्याहू चिल्लाते रहे, यूएन से लेकर के अमेरिका तक जा करके ये चिल्लाते रहे कि मैं विक्टिम हूं, मैं इनोसेंट हूं, मुझ पर 7 अक्टूबर 2023 में हमला हुआ था, हमारे 3 लोग मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद भी आज पूरी दुनिया हमास के और हमास के गाजा के लोगों के साथ खड़ी है। क्यों था सर? और ये बहुत बड़ी हार है, ये मैं कह रहा हूं। और हार कई एतबार से। देखिए, जो नेतन्याहू ने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे 7 अक्टूबर 2023 के बाद, एक भी उसके पास वो नहीं पहुंच पाए। यानी आप बताइए, वो अपनी मर्जी से एक भी जो कैदी है, बंधक है, उसको नहीं छुड़ा सके। जो इन्होंने कहा था कि हम एलिमिनेट कर देंगे पूरा, जो हमास है उसको खत्म कर देंगे, वो नहीं खत्म कर पाए, बल्कि हमास और स्ट्रांग हुई। इन्होंने टनल को कहा था कि हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी तरीके से, ये जान ही नहीं पाए। और अभी अबू हमजा का हमने जो बयान पढ़ा, जो शहीद कर दिए गए, तो उनका बयान था कि अगर ये एक एक रेजा अगर ये छान मारे, तब भी ये अपने बंधक को नहीं पा पाएंगे, और ये जब तक हम नहीं चाहेंगे ये वहां तक नहीं पहुंच सकते, और हम ही जो है करेंगे। आज वही बात आप देखिए कि साबित हुई। बहुत बड़े लीडरान मारे गए हमास के, वो सब कुछ है, लेकिन आखिरी वक्त तक आप सोचिए टॉप के लीडर मारे गए। ये दुनिया जो है इस पे रिसर्च करेगी। एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा, दुनिया के लोग जो है वो रिसर्च करेंगे कि आखिर ये कौन सी बला थी, ये कौन से लोग हैं, ये कैसे लड़ने वाले हैं, क्योंकि दुनिया ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी अब तक। 2 लाख बम मारे गए,
कोई होता तो दम घुट के मर जाता, वो तो धूल से सिर्फ जो है आपके अगर मोहल्ले में एक पटाखा भी बज जाता है तो आप सोचिए कि कितनी देर तक कान जो है वो साए साए करता है, दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, सोचिए वहां 2 लाख बम गिराए गए। हाँ, और इसके बावजूद आप ये तो देखिए, आज मैं तो राशिद साहब, रेशमा अरीफ साहिबा, मैं हैरत में था कि वहां जैसे बच्चे खुश हो रहे थे, उछल कूद रहे थे, जश्न मना रहे थे, हाँ, विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। मतलब आप देखिए, अभी भी उन्हें पता है, सब जानते हैं कि ये फायरिंग कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि सीज फायर का पालन इजरायली सरकार के अनुमोदन के बाद होगा, जो मीटिंग अल-कुद्स यानी यरूशलेम के अनुसार 18 बजे यानी हिंदुस्तान के मुताबिक 9 बजे मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। अब मीटिंग शुरू हो चुकी होगी जब हम प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें तय होना है कि फाइनली क्या है। इजराइल के में एक घटना में इजराइल के नामर प्यूमा एपीसी ने गलती से अपने ही एक अम्मार जीप को कुचल दिया। तो ये भी, इसके अलावा चैनल 12 ने कहा कि सूचियां अंतिम रूप से तैयार हो गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। तो बहुत सारी चीजें, और जैसा कि हमने कहा कि खुद नेतन्याहू पे उनकी पार्टी का दबाव है, जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, तो अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। रेशमा हनीफ साहिबा, खुशी का माहौल है, जंगबंदी हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप जिस उम्मीद के साथ कि उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, तो अभी मैं पढ़ रहा था प्रेस टीवी में एक बहुत ही माहिर जो है उनका मैं बयान पढ़ रहा था, और वो हिस्टोरियन एंड नोबेल प्राइज स्पेशलिस्ट ऑस्ले सरीन ने, उन्होंने लिखा कि ट्रम्प विल नॉट विन द प्राइज दिस ईयर, आई एम 100% सर्टेन। तो ये है, आप देखिए कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस साल तो उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल पाएगा, ये उन्होंने कहा है। बहरहाल अब ये जो भी आप कह लीजिए कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर होना बहुत जरूरी था। क्या क्या लग रहा है आपको, कितना स्टैंड हो पाएगा? आपने काफी स्टडी की, काफी कई रिपोर्टों को देखा होगा जी। जी मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया। और आज वैसे बहुत ही खुशी का दिन है, हम सब के लिए भी और गज़ा वालों के लिए भी, तमाम दुनिया के लोगों के लिए, जिनका एक भी आंसू जिनका गिरा फ़लस्तीन के लोगों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए, जो दुआओं में हाथ उठे, जो जिस तरह से भी दिलों में दर्द रहा। और हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मुस्लिम लोगों ने ही मतलब इनका भला चाहा। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, यूरोपियन लोग और जो भी मतलब लिबरल लोग थे, वो यही चाहते थे, इंसानियत पसंद लोग, कि ये जो गज़ा में जो हाल है बुरा यहाँ के लोगों का, उसमें जंगबंदी ज़रूर होना चाहिए। और अगर ट्रंप इसी तरह का दबाव पहले बना लेते, तो पहले भी सीज़ फायर हो सकता था। और सीज़ फायर हुआ है, इसमें कहीं से भी नेतन्याहू का तो कोई रोल है ही नहीं। और अगर कोई रोल है तो वो ट्रंप का है, और कतर का है, तुर्की का है, सऊदी का है, इजिप्ट का है। नेतन्याहू तो बस ये है कि उनको फैसला सुनाया गया और उनको ये फैसला मानना है अमेरिका के दबाव में। और इजराइल के अंदर भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जितने भी कैप्टिव्स वगैरह हमास के कब्जे में थे। हालांकि हमास ने तो अब लिस्ट सौंप दी है और बताया भी है कि जो जिंदा हैं उनको भी बता दिया है कि 20 हमारे पास जिंदा हैं, और 24 जो डेड बॉडीज हैं उसको हम जो है सेकंड फेज में वापस करेंगे। और बाकी 9 जो हैं वो अभी बताया है कि उनकी लोकेशन जो ट्रेस नहीं हो पा रही है, वो रेबल्स वगैरह के नीचे कहीं दबे होंगे, तो वो तो हम बाद में पता लगा के उनकी डेड बॉडीज वापस करेंगे। तो उसमें तो खैर अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो अभी जिंदा हैं तो उसमें ये शर्त है कि एक साथ सारे कैदियों को रिहा किया जाए, जिसमें हमास तैयार हो गया है। हमास का एक बयान भी आया था कि जंगबंदी और जो इज्जत है वो बरकरार। तो ये सच बात है कि ये एक तरह से हमास की जीत है। अब ये कितनी लंबी चलेगी, और इसमें वायलेशन तो हालांकि इजराइल की तरफ से ही होता है हमेशा, कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी मुल्क में
और कोई भी संधि अगर ये इज़राइल करता है तो ये इज़राइल ही उसका वायलेशन करता है और दूसरा मुल्क तो हालांकि नहीं करता है। अब ये देखिए अगर ये इस चीज़ पे राज़ी रहते हैं, अभी नेतन्याहू ने जो कहा है कि हम अपनी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका भी आप नाम ले रहे थे, क्या था, स्मो स्मोट्रिच और एक वो बैंक्वेर वगैरह, तो और गठबंधन की इनकी सरकार है, तो ये अकेले दम पे तो कोई फैसला ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनको सुननी तो सभी की पड़ेगी। इनकी सरकार तो वैसे अब यूँ भी चली जाएगी। इसलिए कि अब जंगबंदी होगी या तो ये नहीं नया युद्ध शुरू करेंगे किसी भी मुल्क से, तो फिर अदालत में ये बताएँगे कि अरे अभी तो हमारे वहाँ देखिए हम जंग में हैं, अभी हम कैसे जो है जो जितनी भी प्रोसीडिंग है कोर्ट की, उसमें हम कैसे हर डेट पे हाज़िर हो सकते हैं या हम कैसे आप हमें जो है एकदम से विक्टिम बना सकते हैं। अभी तो उनके ऊपर वो एक्यूज़्ड ही हैं, अभी कोई विक्टिम तो हुए नहीं हैं। तो इसलिए जो है अभी नेतन्याहू जो हैं अब कल पता चलेगा, वैसे तो वायलेशन आज भी हुआ है, हालाँकि कोई शहादत की खबर तो नहीं आई थी। शाम 7 बजे तक तो नहीं आई थी, अब बाद में अगर हुई हो तो नहीं पता। क्योंकि हम लोग तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ लेते हैं और आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो बस आज बड़ी खुशी का दिन है। हमास ने जो भी किया है वो अपने लोगों को बचाने के लिए किया है। हालाँकि वो अभी भी वो तबाह हो सकता था, बर्बाद हो सकता था। एक-एक उसका जो भी सोल्जर कह लें या जो भी कह लें, हालाँकि सोल्जर नहीं है उन लोग। उसके बाद भी इतना जज़्बा उनके अंदर था काउंटर अटैक करने का, उन्होंने ही 2 साल से रोका हुआ था, वरना ये पूरा गज़ा साफ हो गया होता अगर हमास ना होता तो। हमास का अगर किसी मुल्क ने साथ दे दिया होता, तो ये जो सीज़ फायर है, ये सीज़ फायर भी ना होता। डायरेक्ट एक फैसला आता कि हाँ, हमास ने और जो भी कंट्री अगर हमास के साथ आ जाती कोई 1-2 कंट्री, तो हमास से यकीनन जीत अपनी दर्ज करवा देता ज़रूर और इज़राइल का तो नामो-निशान मिट ही जाता। जिस तरह से ये किया है, हालाँकि ये तो हर तरफ से नेतन्याहू की हार है, इसको कहीं से जीत तो नहीं कहेंगे और इज़राइल में भी लोग ऐसा ही कह रहे हैं। वहाँ की जो मीडिया है, वो भी यही कह रही है और वहाँ के जो यहूदी हैं, कुछ यहूदी वहाँ भी जश्न मना रहे हैं और ख़ास तौर से उन लोगों के फैमिली वाले, परिवार वाले जिनके बंधक जो हैं, कैप्टिव्स हैं, हमास के कब्ज़े में हैं, वो सब बहुत खुशी मना रहे हैं। बहरहाल जो भी है, बस ये अब पता चलेगा आगे कि इज़राइल इस पे कायम रहेगा भी इस सीज़फायर पे कि नहीं और अगर नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है तो भी उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका ने ये सीज़फायर कराया है और डोनाल्ड ट्रम्प को इसीलिए बुलाया भी जा रहा है कि आप इज़राइल आइए और जो जैसा कि अभी एडवोकेट रिजवी साहब क्या नाम है कर्रार साहब ने अभी जो कहा है तो ये भी सच है कि उनकी इज्जत बचाने के लिए ट्रम्प को वहाँ बुलाया जा रहा है कि आप आए और कुछ ऐसा इजराइल के फेवर में या मेरे फेवर में बयान दे दें तो हमारी जनता को भी ये लगे कि हाँ जो ये सीज फायर हुआ है ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराया है और ये हम लोगों के हक में था इस वजह से ऐसा कराया और ये हमारी जीत है हमारी कहीं से भी ये हार नहीं है जी डॉक्टर साहब